बजट इजलास जारी है। आज इतवार के रोज़ भी बजट का इजलास कौमी असम्बली का जारी रहा, बहस रही। ज़रा बताएं कि आज के इजलास की रुदात क्या है। सच्ची बात यह है कि जिस तरह इजलास हो रहा है सियासत और जमहूरियत के लिए काबिल फ़ख्र नहीं है, क्योंकि इजलास शुरू होने से अभी भी इजलास चल रहा है। जिस टाइम 42 लोग मौजूद थे, कोरम के लिए भी 84 लोग चाहिए। ये कोरम पूरा नहीं करते, जो वही मेंबर बैठे होते हैं जिनको तकरीरें करनी होती है, और जो तकरीर कर जाता है वो उठ के चला जाता है। तो ये अच्छा नहीं है। आप बजट मंजूर कर रहे हैं, मतलब ये सबसे बड़ी लेजिस्लेशन होती है, क्योंकि आप बहस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है, और मेरे साथ रोज़ाना की तरह एम बी सोमरो शरीके गुफ्तगू हैं। एम बी सोमरो साहब खैर खैरियत से हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बजट इजलास जारी है। आज इतवार के रोज़ भी बजट का इजलास कौमी असम्बली का जारी रहा, बहस रही। ज़रा बताएं कि आज के इजलास की रुदात क्या है। सच्ची बात यह है कि जिस तरह इजलास हो रहा है वो सियासत और जमहूरियत के लिए काबिल फ़ख्र नहीं है, क्योंकि इजलास शुरू होने से अभी भी इजलास चल रहा है। जिस टाइम शो कर रहे हैं, मैं अभी निकल आया हूँ, तो 42 लोग मौजूद थे। कोरम के लिए भी 84 लोग चाहिए। ये कोरम पूरा नहीं करते, जो वही मेंबर बैठे होते हैं जिनको तकरीरें करनी होती है, और जो तकरीर कर जाता है वो उठ के चला जाता है। तो ये अच्छा नहीं है। आप बजट मंजूर कर रहे हैं, मतलब ये सबसे बड़ी लेजिस्लेशन होती है, क्योंकि आप बहस कर रहे हैं और फिर बहस के बाद आपको बजट की अप्रूवल देनी है। अच्छा सही, ये जो बहस हो रही है, बजट की अप्रूवल की तरफ चीज़ें जा रही हैं, गुफ्तगू और या अरकान असम्बली की तादाद का ना होना बहरहाल अपनी जगह पे एक सवालिया निशान है। लेकिन मैं एक जुमला बोलता हूँ अमूमी तौर पे कि ये बजट अवामी रिलीफ का है या तकलीफ़ का है। अवाम से मुराद मेरी वो इलीट क्लास नहीं है, आम आवाम है। तो ये अभी तो चूँकि डॉक्यूमेंट आपने गो थ्रू भी किए हैं, हम भी देख रहे हैं, तो ये जो बजट है अभी तक ये आम आवाम की रिलीफ का बजट है या इलीट क्लास की रिलीफ का बजट है, क्या है? देखें, अगर हम किसी बिल्कुल ईमानदारी के साथ राय लें, मेरे बात दलील लें, ये हकीकत है आवाम की चीखें निकालने का बजट है। अच्छा। और ये मरात याफ्ता एलीट क्लास को नवाजने का बजट है। यानी कि ये अवाम की तकलीफ और इलीट क्लास के रिलीफ का बजट है। जी, मैं आपको दलील दूं। जी जी। जो यहाँ से अमेरिका जाते थे उनको 3,40,50,000 टैक्स देनी पड़ती थी टिकट पर। ठीक है। अब उनके 3 लाख माफ कर दिए गए हैं। अच्छा। और 40,000 टिकट छोड़ा है। ठीक इस है। तरह यूरोप के सफर पे जो जाते थे उनके भी 3-3, 2-2, 2.5, 3-3 लाख यानी कि रुपए टिकटों से टैक्सेस कम हुए हैं। जी, वो खत्म कर दिए हैं। अच्छा, खत्म ठीक कर है। दिए, ठीक है। और अब आप गैर मुल्की आपके पास जायदाद हैं, उस पर भी टैक्स खत्म कर दिया है। ठीक है। ये जो नुकता आप कहते हैं कि गैर मुल्की जायदादों पे टैक्स खत्म कर दिया, इससे क्या मुराद ले? आम आवाम को समझाया ना कि क्या मामला है? अभी इन्होंने बजट में इसकी एलिबरेशन नहीं की है। इन्होंने लिखा है कि जो गैर मुल्की जायदाद हैं उस पर टैक्स खत्म। और दूसरी बात, मैं जो इलीट क्लास की बजट कह रहा हूँ, ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि अब देखें, ये जो सुपर टैक्स लगी हुई थी वो कह रहे थे कि 15 करोड़ से 50 करोड़ तक या उससे ज़्यादा जिसकी कंपनी की बंदे की आमदनी थी उस पर सुपर टैक्स लगाया था। बाकी टैक्सें लगी हुई है, मगर सुपर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स लगा था, वो उनका बिल्कुल सिफर कर दिया है, जीरो। ये तो अच्छी बात नहीं है, टैक्स खत्म हो गया, सुपर टैक्स खत्म हो गया। मसला यह है कि बोझ सिर्फ अमीर आदमियों पे नहीं है ना, अवाम पे है। गरीब आदमियों पे तो भाई माचिस खरीदता है टैक्स देता है, ठीक है। पेट्रोल खरीदे टैक्स दे, ठीक है। वो कफन तक भी टैक्स दे, आपने उनको तो नहीं। और दूसरा इन्होंने किया है जो आम आदमी का बजट नहीं है, इन्होंने जो भी खाने पीने की जो पेक चीज़ें हैं, दूध से लेकर सारी, उनको टैक्स शेड्यूल में डाल दिया है। अब टैक्स शेड्यूल में डालने में ये सारी चीज़ें महंगी होगी, अवाम की चीखें निकलेंगी। और अवाम की चीखें इसलिए निकलेंगी, इस साल आपने 1500 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी लिया है, तो लोग चीख उठे हैं। और आप आने वाले माली साल में उसका टारगेट आपने 1700 अरब रखा है, तो लोगों को कहां से रिलीफ देंगे? नहीं, कोई एक ऐसा नुक्ता, कोई ऐसा कोई आइटम, कोई ऐसा इकदाम जिससे ये लगे कि ये आम आवाम को इस पहलू से, इस साइड से कोई रिलीफ की इम्कान है? मुझे देखें, आप पेट्रोल महंगा कर दें,
मुझे आप आम भाषा में बताएं ना, आप पेट्रोल महंगा करते हैं तो सारी चीजें महंगी हो जाती है ना। ठीक है। आपका पेट्रोल महंगा हुआ, हमने ईद के बाद भी शो किया, बिल्कुल पेट्रोल सस्ता हुआ मगर बसों वालों ने किराया कम नहीं किया। तो इम्प्लीमेंटेशन का इशू अब था। आपने एग्रीकल्चर पे इन पे किसी को उनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ पैकेज नहीं अनाउंस किया, तो भाई कैसे काम होगा। आप कह रहे हैं कि 24 लाख हम नौकरियां पैदा करेंगे। भाई नौकरियां पैदा करने के लिए आपको पूरा प्लान देना होता है, वो नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं, पेट्रोल महंगा हुआ तो लोगों ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद करना शुरू कर दी। बिल्कुल। अब इनको लगा कि भाई लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे मुंतकिल हो गए, पेट्रोल पे तो टैक्स नहीं मिलेगा। इन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे टैक्स लगा दिया। तो चलो वो तो इलेक्ट्रिक गाड़ी तो अच्छी बात है ना, जिस बंदे का तो वसाइल फिर होंगे वही टैक्स क्यों खरीदेगा लगाया? ना। मैं वही कह रहा हूँ, जिसके पास वसाइल होंगे वही खरीदेगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो हम बात कर रहे थे कि मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से, कि मुलाजमीन की तनख्वाहें 7% बढ़ाई हैं, हो सकता है पीपल्स पार्टी के साथ निगोशिएशन करके शायद को 2-3% और बढ़ जाए। ये जो 7% इजाफा हुआ है वो कोई बता सकते हैं कि किस स्केल के कितने लोगों का इजाफा जो हुआ? आप इजाफे की बात कर रहे हैं, मजीद इजाफा मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा। नहीं होगा, यानी कि 7% ही है। 7% इन्होंने इजाफा किया है। अब जो मैंने कैलकुलेट किया है, जी ग्रेड 1 के जो मुलाजमीन हैं, हाँ उनकी तनख्वाह जो है हुकूमत के ऐलान के बाद जी 540 रुपए के करीब बढ़ेगी जी। अच्छा। और ग्रेड 2 के 620 के करीब बढ़ेगी, और ग्रेड 3 के 730 रुपए के करीब बढ़ेगी, ग्रेड 4 की 830 रुपए के करीब, 5 की 940 के करीब, ग्रेड 6 की 1050 तक की बढ़ेगी, 7 की 1140 तक बढ़ेगी, ग्रेड 8 की 1250 तक बढ़ेगी, ग्रेड 9 की 1370 तक बढ़ेगी, ग्रेड 10 की 1490 रुपए तक बढ़ेगी, 11 की 1640 रुपए बढ़ेगी, ग्रेड 12 की 1790 रुपए बढ़ेगी, ग्रेड 13 की 1950 रुपए बढ़ेगी, ग्रेड 14 की 2180 रुपए बढ़ेगी, ग्रेड 15 की 2480 रुपए बढ़ेगी, ग्रेड 16 की 2830 रुपए बढ़ेगी, ग्रेड 17 की 4280 रुपए बढ़ेगी, ग्रेड 18 की 5330 रुपए बढ़ेगी, ग्रेड 19 की 5670 रुपए बढ़ेगी, ग्रेड 20 की 8370 बढ़ेगी, ग्रेड 21 की 9280 बढ़ेगी, और ग्रेड 22 की 10890 रुपए बढ़ेगी। तो ये जो 540 से लेके 10,090 तक का स्लैब है, ग्रेड 1 से लेके 22 तक के तनख्वाहों का इजाफे का, तो टैक्स कितना बढ़ेगा? सर जी, अब मैं जो कह रहा हूं कि ये मरात याफ्ता तबके की है। मैं अभी ये फिनांस बिल है, बिल्कुल ठीक है, मैं डिटेलिंग में जाऊंगा, फिर आप कहेंगे आप बहुत तफसीलों में जा रहे हैं। मैं इसको भी छोड़ देता हूं। ये जो आप कह रहे हैं ना, मैं सिर्फ ये फिनांस मिनिस्टर की तकरीर है, ठीक है। अब इन्होंने 50,000 आपकी सैलरी है, बिल्कुल सालाना 6 लाख हो गई, तो साल में आपके 6 लाख हो गए, ठीक है। अगर आपकी 1 लाख है तो 12 लाख हो गए, अगर 2 लाख है तो 24 लाख हो गई। अभी इन्होंने इन सबको, मतलब निचले तबके के सबसे ज्यादा मुलाजिम होते हैं, 50,000 लाख, 1.5 लाख, सबसे ज्यादा 90% मुलाजिम, बिल्कुल, इनको कोई भी टैक्स में रियायत नहीं दी, इनकम टैक्स में जी, ठीक है। अभी ये जो फिनांस मिनिस्टर साहब की रियायत की जो शुरुआत हो रही है, कह रहे हैं कि 22 से 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाने पर उनके टैक्स शेयर में 23% कम करके 20% करने की तजवीज़ है, और 32 लाख से 41 लाख रुपए कमाने वालों की तनख्वाहदारों के लिए टैक्सी शरह 30 से कम करके 25% करने की है, और 41 लाख से 56 लाख सालाना कमाने वालों पर इनकम टैक्स जो है 35% से कम करके 29% है, और इस तरह 56 लाख से 70 लाख तक कमाने वालों की जो टैक्स शेयर है 35 से कम करके 32। मतलब ये तनख्वाहदारों को भी जो उन्होंने रिलीफ दिया है वो भी इलीट को दिया है, यानी कि 22 लाख तक के लोग हैं उनकी टैक्स की शरह उनको नहीं दिया, ठीक हो गया। तो अब मुझे बताएं, तो ये इस तरह होता है। अच्छा सही, एक और चीज़ बड़ी शहर इक़्तिदार में ज़ेरे गर्दिश है कि जो रिलीफ की बात करें कि स्टील मिल के हवाले से भी कोई रिलीफ की बात हो रही है, उसके हवाले से भी कोई गुफ्तगू हुई है, वो ज़रा बताया ना, वो क्या कहानी है, खबर क्या स्टील मिल के हवाले से आपके पास?
वजीर खजाना साहब की तकरीर में भी मौजूद है, अच्छा, बजट दस्तावेज में भी मौजूद है। क्या? SIFC को हाँ पाकिस्तान स्टील मिल की हाँ जी, जो जमीन 6,860 एकड़ जमीन खुसूसी इक्तिसादी जोन के लिए दे रहे हैं। 6,700 6,860 एकड़ 6,860 एकड़ स्टील मिल कराची की जी। जमीन और खसूसी जोन के लिए दे रहे हैं SIFC को। आपको बताऊं बरसों से जी। जब स्टील मिल मुशर्रफ के दौर में उसकी निजकारी हो रही थी या मुसलसल सिंध हुकूमत कहती रही है कि जब तक स्टील मिल है उनको हमने स्टील मिल के लिए दी थी, वो जब स्टील मिल नहीं होगी तो वो सिंध हुकूमत की प्रॉपर्टी है, जमीन उनकी है। बिल्कुल तो ठीक है। ये सिंध हुकूमत ने मंजूरी दी है या नहीं दी है ये बताएं। अगर मंजूरी ना दी होती तो फिर ये क्यों तकरीर करते नहीं, हैं? अगर मंजूरी, हाँ जी, वही कह रहे हैं, हाँ, अगर बिल्कुल सही मगर की बात है ना, बिल्कुल ठीक। हमें कोई तस्दीक नहीं है। अगर नहीं दी है तो सिंध हुकूमत में अगर सख्त है, ताकत है, तो वो अपने अगर समझते हैं उनके वसाइल हैं तो बोले क्या इक्तिसादी जोन लगाएंगे, क्या वो उसकी आमदनी वहां के रोजगार के जराए सिंध के बच्चों को होंगे या फिर नहीं, किसी अगर ये सारी जमीन स्पेशल इक्तिसादी जोन में चली जाएगी जी। तो फिर स्टील मिल का फ्यूचर क्या होगा? स्टील मिल चलती स्टील रहेगी? मिल को तो हमारे हुक्मरानों ने देखें, हमारे दोहरे मयार हैं। हाँ जी, हुकूमत कहती है कि हुकूमत का काम बिजनेस नहीं है, चलो अगर मान भी लें तो हुकूमती इदारे, वो भी हुकूमती इदारे भी हुकूमत है ना, वो दूध से लेकर सीमेंट तक 100 बिजनेस कर रहे हैं, वो किस खाते में कर रहे हैं? सीमेंट भी वो चला रहे हैं, हर चीज वो चला रहे हैं। फिर अगर हुकूमत बिजनेस नहीं कर सकती तो वो हुकूमती इदारे भी बिजनेस ना करें ना। तो स्टील मिल के लिए तो उन्होंने ये तय कर दिया है उनको नहीं चलाएंगे। ये तो नवाज शरीफ के दौर से इस वक्त तक जीरो प्रोडक्शन पे चल रही है। स्टील मिल बंद है, उनको उनके आधे मुलाजमीन निकाल दिए हैं, आधे से ज्यादा निकाल दिए हैं। बाकी स्टील मिल अलामती खड़ी है, वो उसको बंद करते जा रहे हैं, उसकी अच्छा, सारी मशीनरी जंग हो गई। ये जो बात आपने की स्टील मिल के हवाले से, आपकी इजाज़त से, चूँकि ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तकरीर में ये बात लिखी हुई है कि स्टील मिल की 6,000 से ज़ायद जो एकड़ ज़मीन है वो खसूसी उसमें इक़्तिसादी जोन बनाने के लिए SIFC को देने जा रहे हैं। इस हवाले से मैं इस प्लेटफॉर्म से, इस कैमरे से सिंध हुकूमत के तर्जुमान वज़ीर आला सिंध, उनसे गुजारिश करता हूं कि अगर इस हवाले से वो अपना वर्जन देना चाहें इस प्लेटफॉर्म से, इस हवाले से कि आपने इजाज़त दी तो ये शामिल हुआ या अभी इजाज़त नहीं दी या इसकी नीटी तय होनी है, उस हवाले से ज़रूर अगर आप अपना वर्जन देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। इसका मतलब ये हुआ कि सही जो कई दहाइयों से 10-20 साल तो हम भी सुन रहे हैं कि स्टील मिल जा रही है, कभी किसी लैंड के प्रोजेक्ट वाले को दी जाने की कोशिश की जा रही है, कभी किसी को, तो अब फाइनली स्टील मिल की जो ज़मीन है 6,000 एकड़ से ज़ायद, उस पर खसूसी इससे पहले भी जमीन गई है, इससे पहले भी ज़मीन गई है, तो ये ग्रेजुअली उसकी ज़मीन स्टील मिल की जा रही है, तो उस पर भी एक सादी जोन बना है, वो मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए गया है। बहरहाल, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिस शरह से आपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई, 540 से लेकर 10,000 तक का इजाफा है, और उधर से आप अगर पेट्रोलियम लेवी बढ़ा रहे हैं, कोई टैक्सेस लगा रहे हैं, अच्छा कुछ ऐसी अशिया खुर्द नोश हैं जिसके ऊपर सेल टैक्स को इम्पोज करने की बातें भी चल रही हैं, उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। तो फिर ये इतना इजाफा, आमदन में इजाफा कुछ है, टैक्सेस का लेवल कुछ और है, और ये जो इलीट क्लास को, जो आप कहते हैं कि इलीट क्लास का बजट है कि एयर ट्रैवल करें तो टैक्स में रिलैक्सेशन, जायदादें बाहर से लेके यहाँ पे आए तो टैक्स में रिलैक्सेशन, और दूसरा बात यह है कि आज टैक्स इसलिए भी कम किया कि इधर का पैसा यहीं पे PIA बेची गई है, PIA के पुर्जे बाहर से मंगवाने पर टैक्स छूट की बात की गई है, ठीक है। तो कमेटी ने कहा है कि फिर एक को क्यों दे रहे हैं, सारी एयरलाइंस को दे। बिल्कुल ठीक भाई है। वो बिजनेस कर रहे हैं, हाँ। तो उनको जो कमाएंगे उनको टैक्स रियायत क्यों दे रहे हैं? नहीं, अगर PIA भी तो प्राइवेट, तो प्राइवेट एंटिटी है ना, हाँ, तो फिर वो टैक्स भरे ना। जब हुकूमत के कहते हैं हुकूमत के इदारे नहीं चलते, आप हुकूमत में लाकर उन पे दुगनी टैक्स कर देते हैं। अब PIA बिका है तो PIA पे गैर मुल्की सफर पे 3 लाख टैक्स आपने कम कर दिया है, वो फिर मुनाफे में क्यों नहीं जाएगा भाई? नहीं, लेकिन वो तो PIA वो तो तमाम एयर ट्रैवल्स पे हुआ ना, तो भाई फिर क्यों नहीं जाएगा? लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि आपने जो भी तय करना है वो सिर्फ एक एयरलाइन के लिए तय करना है, सन्नतों की मां थी स्टील मिल, बिल्कुल ठीक है। आपने पूरे सन्नतों का गला घोंट दिया। और भाई ये हुकूमत अगर
एक मिल नहीं चला सकती, एफबीआर नहीं चल रहा, तो फिर क्या उनको भी आप निजकारी करेंगे, हुकूमत को ठेके पे देंगे? नहीं, लेकिन देखिए ना, जो इदारे आपने इस लेवल पे गए क्योंकि आपको पीआईए बेचना पड़ गई, आपको स्टील मिल बेचना पड़ गई, क्योंकि सियासी भर्तियाँ हैं और सियासी मकासद हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसमें, कि आपने इदारों के अंदर लोगों को मेरिट पे डील नहीं किया ना। मैं एक बात बताऊं, जी जी मेरे पास इस्टेब्लिशमेंट के पास एक परफॉर्मर सेक्शन पोस्टें होती हैं, जी 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 उसके अगेंस्ट मौजूद पोस्टें कितनी होती हैं? बिल्कुल ठीक है। मैं दावे से कहता हूं आपको, स्टील मिल में जो सेक्शन पोस्टें हैं, वो सेक्शन पोस्टें जब नवाज शरीफ का दौर भी था ना, उस दौर में भी सेक्शन पोस्टों से ज्यादा मुलाजमीन नहीं थे और इस पीआईए में भी नहीं थे। हाँ, ये है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में क्या होता है कि अहल बंदे पीछे रह जाते हैं, और ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हुआ है। बिल्कुल हुआ है, अहल बिल्कुल बंदे ठीक है। पीछे हुए हैं और हर जगह और पे हुआ है। सिफारशी वालों को नौकरियां मिली हैं। बिल्कुल ठीक है। और अभी एक नया ट्रेंड मैंने देखा है, जी, खास जी। तौर पर सिंध में। जी वो हमने फिल्मों में देखा था कि वडेरे जो है ना, डकैतों को पालते हैं। हाँ हाँ फिल्मों में देखा। हाँ हाँ तो अब वडेरों के बच्चों को उन्होंने पुलिस का एसएचओ और ये बना दिया है। तो अब वडेरों को अब डकैतों को आसानी से पालने की होगी। अक्सर बहुत सारे वडेरों के बच्चे पुलिस में आ गए। बल देखिए जी, अगर कोई बंदा तालीम हासिल करता है, पढ़ता है, और अगर पॉलिटिकल वो नहीं, जरूरी नहीं कि सारे पॉलिटिकल हो, लेकिन बहरहाल सिंध में ये एक अजीब सिचुएशन हुई है, तो गरीब के बच्चे रह जाते हैं, सारे अमीर के लोग कमीशन कर देते हैं। देखिए ये जो बात है, ये सिंध की बात नहीं है। और कमीशन के मेंबरान के भी हो जाते हैं। ये गरीब और अमीर के बच्चों की बात नहीं, ये सिस्टम के फ्लाज हैं, इसके ऊपर रीड थॉट करनी चाहिए। बहरहाल चूंकि प्रोग्राम भी क्लोज करना, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, जो आज एमबी सुमरो साहब ने गुफ्तगू की, एमबी सुमरो साहब के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इस्तदलाल है, उसके मुताबिक तो लगता है कि ये बजट आवाम की रिलीफ का नहीं, इलीट की रिलीफ का है। आवाम को इससे तकलीफ ही होगी, लेकिन इस बजट में इलीट क्लास को बहरहाल रिलीफ ही रिलीफ है। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।